चलिए स्टार्ट करेंगे। आज बात करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जाने से पहले थोड़ा वेक्टर के बारे में जान लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ठीक, फिर देखेंगे कि कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, तो देखिए वेक्टर होने के लिए या वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। ये किताबों में लिखा रहता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। दुनिया में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सबके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। ठीक, अगर हमने कह दिया कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर होगा? तो ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के लिए तो ठीक है बात, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर के लिए कंडीशन होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की। ठीक है, उसे ओबे करना पड़ता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है वो तब वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगी। ठीक है, तो अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, देखिए दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, उसको चेंज करते जाइए, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। यानी कि पहले एंगल कुछ और था तब रिजल्टेंट कुछ और था, बाद में हमने एंगल चेंज कर दिया तब हमें रिजल्टेंट कोई और मिलना चाहिए। ठीक है, सेम रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पहले मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है दो वेक्टर के बीच में, तो हमें रिजल्टेंट कुछ और मिला। ठीक, दोबारा हमने कोई एंगल चेंज कर लिया, मान लीजिए हमने 45 किया, तब भी हमें रिजल्टेंट वही मिला। यानी कि एंगल चेंज करने पर रिजल्टेंट चेंज नहीं हो रहा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है अगर वो चेंज होता रहे तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। इसकी बात डिटेल में हम करेंगे जब हम रिजल्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात वेक्टर की कर रहे हैं। ठीक, तो वेक्टर के लिए क्या ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। उसकी बात हम तब करेंगे, डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक, अभी हम बात वेक्टर इसको देखते हैं। देखिए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन फिजिक्स में कोई भी हो सकती है। जैसे कि हम कहें कि कोई किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाया गया, ठीक, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया, वो एक्स डायरेक्शन में लगाया गया या वाई डायरेक्शन में लगाया गया या जेड डायरेक्शन में लगाया गया या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में लग सकता। तो ये सब डायरेक्शन होती है जो फिजिक्स में ली जाती है। ठीक, ऐसे ही कोई पार्टिकल है किसी वेलोसिटी से जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वही सब डायरेक्शंस होती हैं। दिक्कत आती है मैग्नीट्यूड में, थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए मैग्नीट्यूड में आती है कि मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। जैसे कि 20 मीटर पर सेकेंड 20 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, वैल्यू है, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से ये बात बिल्कुल ध्यान में रख ली जाए कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ठीक, और क्या हो सकता है, 100 न्यूटन। 100 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है,
इसी को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक, अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ये बात याद रखनी है। ठीक, डायरेक्शन तो सबको पता है कौन कौन सी मतलब ली जाती है फिजिक्स में, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक, और क्या हो सकती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये सब डायरेक्शंस होती हैं। और भी हो सकती है, लेफ्ट राइट वगैरह हो सकती है, लेकिन जब बात मैग्नीट्यूड की होती है तो हमें बतानी पड़ती है ओनली वैल्यू। ठीक, हम क्या बताएंगे, जब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो ओनली वैल्यू की बात करेंगे, लेकिन जब बात वेक्टर की आएगी तब हमें बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। जैसे कि कोई वेलोसिटी है किसी कार की 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, अब बता, देखिए ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ये हो गई हमारी डायरेक्शन। ठीक है, ये वेक्टर के लिए ज़रूरी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन, ये सब किताबों में दिया रहता है। एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी लिखी रहेगी, एक तरफ स्केलर क्वांटिटी लिखी रहेगी, इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो 5 हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है 5, और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक, अब हमें देखना ये है कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक, ध्यान से देखिए, जैसे कि ये कोई वेक्टर है, एरो लगा है, अभी समझ लीजिए एरो लगा है तो इसका मतलब ये वेक्टर है। ठीक, वेक्टर है तो सीधी सी बात है, वेक्टर की कंडीशन ही यही है कि उसके बाद मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, अब मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि उसके पास वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे, इस वेक्टर के ऊपर दोनों तरफ डंडे लगा दिए, इसको बोलते हैं मॉडुलस, यानी कि मॉड। ठीक, मॉड लगा दिया, जैसे ही इसके ऊपर मॉड लगा, इसके पास क्या बची, ओनली वैल्यू। अब इसके पास डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। मॉड का मतलब होता है आपको वैल्यू बतानी है। ठीक, जब हम बात वेक्टर की करेंगे, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसकी बतानी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, एरो लगा तो वेक्टर है, तो वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी। वैल्यू का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक, अब जब मॉड लग गया तो इसके पास बची है ओनली वैल्यू। क्या बची है, ओनली वैल्यू। ठीक, अच्छा, मैग्नीट्यूड को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि किताबों में दिया रहता है। ठीक, किताबों में अक्सर क्या दिया रहता है, किताबों में दिया रहता है ऐसे, इसके ऊपर देखिए एरो नहीं लगा, एरो इसके ऊपर लगा तो ये वेक्टर है। ठीक, तो उसके बाद वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी। अब मैग्नीट्यूड है तो इसके पास भी ओनली क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक, हम थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर के लिए जरूरी होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ये सब हो सकती है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक, वैल्यू क्या हो सकती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सब। ठीक, वेक्टर है, एरो लगा तो वेक्टर है, तो उसके पास वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी। मॉड लग गया तो ओनली वैल्यू होगी, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, ओनली वैल्यू होगी। और मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है, ये ज़्यादातर किताबों में दिया रहता है। ठीक, इसको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ये बात ज़्यादा ध्यान रखनी है। जब बात मैग्नीट्यूड करेंगे तब डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, जब वेक्टर की होगी तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे कि ये कोई वेक्टर है। ठीक, ये कोई वेक्टर है, आगे जो एरो होता है, एरो ये बताता है डायरेक्शन को। किसको बताता है, डायरेक्शन को। ठीक, एरो बताता है डायरेक्शन को। ठीक है, और जो वेक्टर की लेंथ होती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या बताती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, वैल्यू। ठीक, यानी कि जिस वेक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस वेक्टर की लेंथ
वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, जिस वेक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये याद रखना है कि जो वेक्टर की जो लेंथ है वो बताती है मैग्नीट्यूड, और जो एरो है बताता है कि हमारा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक, अब जरा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये वेक्टर है ए, ठीक, और ये वेक्टर है बी। आपको बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। चलिए बताइए, इसको देखिए और इसको बताइए कौन सा ये सही होगा, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। हमने कहा था कि किसी वेक्टर के ऊपर अगर मॉड लग गया तो उसके पास ओनली वैल्यू बचती है। ठीक, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, और जो लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। ठीक, अब ये लिखे हुए हैं मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस वेक्टर की लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। जो एरो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये तो टेल होती है इनिशियल पॉइंट। ठीक, लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, यानी कि मैग्नीट्यूड बताता है, किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड, और जो मतलब कि एरो होता है वो बताता है डायरेक्शन। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला हमारे वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, देखिए राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है, बहुत सुधारने की कोशिश की, सुधरती नहीं है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल नाम ही है, अगर वेक्टर्स हैं और ऊपर से इक्वल भी हैं तो इक्वल, देखो वेक्टर में तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी डायरेक्शन होती है। ठीक, अगर वो भी दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो कैसे हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड भी भैया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए तभी वो इक्वल कहलाएंगे। तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, और सेम क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी तो इक्वल वेक्टर होगा। दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हम अगर इक्वल मैग्नीट्यूड कर दें और डायरेक्शन भी सेम कर दें, डायरेक्शन ले लेते हैं, इधर ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट हो जाएगी अपने आप, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक, इससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कोई वेक्टर है, ये दूसरा कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है 3 मीटर का, बी वेक्टर है 3 मीटर। ठीक, ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक, ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट, लिख दिए। बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। देखिए एरो जो होता है, एरो लिखा हो, जो एरो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, किस तरफ है, ईस्ट, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, तो इक्वल मैग्नीट्यूड भी है और सेम डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स। ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब ये मॉड लग जाता है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड की हम बातें कर रहे हैं। ठीक, ए वेक्टर की जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड 3 मीटर,
v वेक्टर की ये वैल्यू है यानी कि मैग्नीट्यूड 3 मीटर, तो ये तो a का मैग्नीट्यूड है v का, यानी कि ये वैल्यू लिखी है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू की बात हो रही है। तो a वेक्टर की वैल्यू भी 3 है और b वेक्टर की वैल्यू भी 3 है, तो इनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या वेक्टर आपस में बराबर होंगे, a वेक्टर और b वेक्टर, क्या वेक्टर आपस में बराबर, बिल्कुल बराबर होंगे। देखिए डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, अगर ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी दोनों का 3 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 3 है। ए वेक्टर की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ईस्ट है, बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो दोनों के वेक्टर भी बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब ऐसे ही एक वेक्टर लेते हैं, जैसे कोई वेक्टर है 4 न्यूटन का, ठीक, ये वेक्टर और ये है, ये भी है 4 न्यूटन, नहीं एंटी कर लेंगे 4 न्यूटन, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एरो बताएगा, टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक। बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट है, इस तरफ है ना एरो, तो इस तरफ क्या है, वेस्ट, वेस्ट, ठीक। ये क्या इक्वल वेक्टर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। भले ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 4 न्यूटन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 4 न्यूटन है, लेकिन ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है और बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल एंड सेम होनी चाहिए। यहाँ तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, दोनों का क्या है, इक्वल है, लेकिन एक की वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, डायरेक्शन सेम नहीं, तो ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक, ये इक्वल वेक्टर नहीं। अब इनको लिखते हैं, देखिए ये तो वैल्यू होती है, जब मॉड लग जाता है तो हम ओनली वैल्यू देखते हैं, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। हम उस समय क्या देखेंगे, वेक्टर के पास वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है, ए वेक्टर की वैल्यू, क्या ये आपस में बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ओनली वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन, तो इनके मैग्नीट्यूड तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। क्या ये वेक्टर आपस में बराबर होंगे, अब देखिए ए के ऊपर वेक्टर एरो लगा, तो ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो इसे बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ए वेक्टर की ईस्ट डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट में है, मैग्नीट्यूड भले ही इनके इक्वल है, लेकिन वे वेक्टर हैं, तो दोनों चीज़ें चाहिए होंगी ना, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक, ये इक्वल नहीं हो सकते। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, देखिए अब इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये वेक्टर है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, बी वेक्टर है 3 न्यूटन, ठीक। अब बताइए क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल हो गए, ठीक, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक, ये एरो बताता है ना डायरेक्शन किधर है, इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक, लिख दिया, दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे, तो ध्यान दीजिए ये बिल्कुल भी इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। देखिए ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है भले ही वो 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 3 है, लेकिन ए वेक्टर की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक। बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक, ये फोर्स नेचर का है, ये वेलोसिटी नेचर का, तो
ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। पहले लिखेंगे, देखिए सेम मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज यूनिट और नेचर सेम नहीं है। ठीक, पहली बात तो यूनिट सेम नहीं है, दूसरा फोर्स है और ये वेलोसिटी का है। ठीक, तो यूनिट एंड नेचर नॉट सेम। देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, पहले ही कहा था। तो भले ही इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ए वेक्टर की जो यूनिट है वो कितनी है, मीटर पर सेकेंड है। बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं निगेटिव वेक्टर। ठीक, अब हम देखते हैं निगेटिव वेक्टर। चलिए अब हम देखेंगे निगेटिव वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर के बाद हम देखेंगे निगेटिव वेक्टर। चलिए निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, निगेटिव वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर है ए, थ्री मीटर, दूसरा वेक्टर है v, 3 मीटर। ठीक, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, एरो बताता है कि डायरेक्शन किधर है। ई वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक, वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एरो बताएगा किधर है, वेस्ट में। ठीक, ये क्या हो गए, निगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब देखना ध्यान देने वाली बात, अब हम लिखेंगे इनके मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर। ठीक है, हमने कहा था जब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, जब ये मॉड लग जाता है तो हम वेक्टर की वैल्यू देखते हैं, खाली सिर्फ ओनली क्या देखते हैं, वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। इनकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस। ठीक, ये माइनस साइन ये बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं और लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ये माइनस साइन यही बता रहा है। ठीक, लेकिन ये तभी होगा जब मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 मीटर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इस वजह से ये माइनस माइनस बता रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये होगा निगेटिव वेक्टर। अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर। चलिए अब हम देखेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक,
पैरेलल वेक्टर जो होते हैं, नाम ही है इसका पैरेलल, मतलब कि ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, पैरेलल वेक्टर के लिए कोई भी मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, बस क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम इन डायरेक्शन। ठीक, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर के लिए नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड, इन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। देखिए, जैसे कि ये कोई वेक्टर है ए, दूसरा कोई वेक्टर है बी। ठीक, कंडीशन देखिए, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन होने चाहिए, बस पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अब इस वेक्टर को देखिए, हमने कहा था जो वेक्टर की लेंथ होती है वो क्या होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो क्या होती है, वही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, कोई कंडीशन ही नहीं है मैग्नीट्यूड की, तो दो वेक्टर आपस में बराबर भी तो हो सकते हैं भाई, दो वेक्टर आपस में बराबर भी तो हो सकते हैं जब कंडीशन ही नहीं है कोई मैग्नीट्यूड की पैरेलल वेक्टर्स के लिए। ठीक, वो तो इक्वल वेक्टर्स के लिए थी कि जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स होने चाहिए, वो तो इक्वल वेक्टर्स के लिए कंडीशन थी। पैरेलल वेक्टर्स के लिए नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक, वेक्टर चाहे कितना लंबा हो, चाहे उसकी लेंथ चाहे छोटी सी हो, बस अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, और देख लीजिए, जैसे कि ये वेक्टर है कोई और दूसरा कोई ये वेक्टर है, तब भी ये दोनों क्या हुए, आपस में पैरेलल हुए। पैरेलल क्यों हुए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, बस डायरेक्शन में सेम होने चाहिए, बस डायरेक्शन में सेम होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर कहलाए। अच्छा, एक बार एम्स में यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया था, स्टेटमेंट था, ध्यान नहीं है सही से, जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक, बट जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। ठीक भाई, इसकी कंडीशन तो देखिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, बस चाहे मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे कम ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर भी तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ठीक, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। देखिए, ये है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, क्या ये इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होता है कि मैग्नीट्यूड उनका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है इक्वल वेक्टर्स की। लेकिन जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए उनके पास मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक, ये बात समझ में आई, फिर से देख लीजिए एक बार क्या है। वेक्टर पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, बस सेम डायरेक्शन में हमारे वेक्टर होने चाहिए,
भाई सेम डायरेक्शन में तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स भी होते हैं, ठीक, जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो उन्हें भी हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। यानी कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर। ओह सॉरी, जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। हाँ सही था, जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, बस ये है देखिए, क्योंकि इक्वल वेक्टर ये कैसे हो जाएंगे, इनके पास तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक, यही वो लिखा हुआ है कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, बट आर पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक। इक्वल होने के लिए इनका मैग्नीट्यूड सेम करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, हम बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। एंटी पैरेलल एक दूसरे के, एंटी पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे क्या होंगे, एंटी होंगे, नाम से ही पता लग रहा है। तो एंटी वेक्टर्स, ये हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इनके लिए क्या कंडीशन होती है, इनके लिए भी मैग्नीट्यूड की कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक, नो कंडीशन फॉर मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, बस ये कंडीशन होती है। मैग्नीट्यूड की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, बस अपोजिट डायरेक्शन में हो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। जैसे कि ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक, बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, अपोजिट हो गए। ऐसे देखिए, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, बी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ये एंटी पैरेलल हो गए। भले ही इनका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ज़्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। जो वेक्टर, जिस वेक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी उसका उतना ही ज़्यादा होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या है, एंटी पैरेलल, क्योंकि मैग्नीट्यूड की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे बराबर हो, चाहे एक बड़ा हो, चाहे एक छोटा वेक्टर हो, बस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक। लेकिन इक्वल निगेटिव वेक्टर के लिए क्या था, निगेटिव वेक्टर्स के लिए था कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या था उनका, सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक, मैग्नीट्यूड उनका सेम था और डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, चाहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, चाहे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। और कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, दो वेक्टर्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बचे हैं, कोलिनियर एंड कोप्लेनर, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर यानी जो एक ही लाइन में लगे हों, ठीक है। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर देखिए, ठीक, लीनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक, ये बस कंडीशन होगी। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में लगे हुए उसको क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि ये कोई लाइन है, ये लाइन बना दी, कोई वेक्टर है
इस पे F1 वेक्टर, ठीक। दूसरा वेक्टर है इसी लाइन में F2 वेक्टर, ठीक। तीसरा वेक्टर है इसी लाइन में, वेक्टर अपोजिट भी हो सकते हैं इनके, F3 वेक्टर, ठीक। ये सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ये सब एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ठीक। इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। यानी कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर्स क्या हुए? कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। ये सब क्या हुए? कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। अब बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। अब हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स की, ठीक। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कोप्लेनर। लीनियर का मतलब क्या था? कोलिनियर, एक ही लाइन में। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ठीक। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। अब ये क्या होता है? वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक। ये देखिए, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ठीक। प्लेन का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड है, एक प्लेन है, ठीक। प्लेन के लिए बताते हैं, जैसे कि ये कॉपी है, ये एक प्लेन है, ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक। सरफेस, प्लेन को क्या कहते हैं? सरफेस। तो ये एक सरफेस है, ठीक। अब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हों उनको क्या कहेंगे? कोप्लेनर। जैसे कि हमने लिए दो वेक्टर, ठीक। ये दो वेक्टर हैं, इस प्लेन में हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। अगर दो वेक्टर इस प्लेन में होंगे, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन है, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। अब एक चीज और मजे की बात, दो वेक्टर को आप किसी भी एंगल पर रख दीजिए, दो वेक्टर को आप किसी भी एंगल पर रख दीजिए, वो हमेशा 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 कोप्लेनर वेक्टर ही रहेंगे। दो वेक्टर्स को आप किसी भी प्लेन में रख दीजिए, किसी भी एंगल पर रख दीजिए, वो क्या रहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर ही रहेंगे, ठीक। किसी भी एंगल पर रख दीजिए। देखिए, मान लीजिए आपने इनको 180 एंगल पर रखा। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक। अगर आपने ऐसे रख दिया तब भी ये एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। एक प्लेन में आ गए तब भी ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। अगर आपने इनको ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक, तब भी ये किसी प्लेन में आ गए तो क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। अगर आपने इनको ऐसे रख दिया तब भी ये किसी ना किसी प्लेन में आ गए तो ये क्या कहेंगे? कोप्लेनर। ऐसे रख दिया तब भी ये किसी प्लेन में आ जाएंगे, कोप्लेनर। यानी दो वेक्टर को आप किसी भी एंगल पर रख दीजिए, ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। तो हम लिखेंगे एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, आप किसी भी एंगल पर रख के देख लीजिए, किसी ना किसी प्लेन में आ ही जाएंगे वो, ठीक। अब बात लेते हैं 3 वेक्टर। हमने लिया 3 वेक्टर, ठीक, 3 वेक्टर ले लिए। जब तक ये ऐसे थे, ठीक, ये इस प्लेन में आ जाएंगे, तीनों वेक्टर इस प्लेन में आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, मतलब एक ही प्लेन में हों, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक। तो ऐसे थे तो ये एक ही प्लेन में आ गए तो ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक। ऐसे थे तब ये एक प्लेन में आ गए तो ये क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर एक भी ऐसे हो गया, नीचे वाले दो वेक्टर तो कोप्लेनर हैं, एक प्लेन में आ जाएंगे,
ये एक प्लेन में आ गया 2, तीसरा वाला क्या चला गया आउट ऑफ प्लेन, यानी कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, तो हम लिखेंगे 3 वेक्टर्स में और में नॉट बी कोप्लेनर। ठीक, 3 वेक्टर्स में और में नॉट बी कोप्लेनर। ठीक, 3 वेक्टर हो भी सकते हैं, ठीक, और नहीं भी। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे अगर किसी भी एंगल पर उनको रखा जाए। अब कोप्लेनर वेक्टर होते क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। ठीक, एक ही प्लेन में होने चाहिए। हमने देखा था कि 2 वेक्टर जो थे उनको कैसे भी आप रख दीजिए वो किसी ना किसी प्लेन में आ जाएंगे। 3 वेक्टर जब तक एक ही प्लेन में थे, ठीक, 3 वेक्टर जब तक एक ही प्लेन में थे, जैसे कि ये है, ऐसे था, ऐसे, जब तक ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में पड़े तब तक ये कोप्लेनर हैं तो हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। ठीक, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कॉनकरेंट वेक्टर की। देखिए कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है। कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक, कॉनकरेंट वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। ठीक, ऐसा वेक्टर जो एक ही सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, मतलब काटते हो। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो या काटते हो। जैसे कि वेक्टर है, ये भी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर। चलिए ठीक, अब देखिए ये ए सी बी वेक्टर, ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। ठीक, सेम पॉइंट पे, यहाँ कोई पॉइंट है, ये वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इनका क्या है, अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट कर रही है तब भी ये कॉनकरेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, जैसे कि ये कोई वेक्टर है, तो इसकी ये क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, कोई वेक्टर ऐसा है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, ये वाली। ठीक, जिस लाइन पे वो एक्शन कर रहा है उसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे vectors whose line of action intersect at common point। ठीक, क्या होगा, वेक्टर्स, यानी कि ये जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर कहीं भी हो, अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तब भी ये क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ जगह नहीं, यहाँ दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई वेक्टर है ए, ठीक, ये कोई वेक्टर है ए मान लेते हैं इसको। दूसरा वेक्टर है इधर कहीं बी, ठीक, और तीसरा वेक्टर है सी। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, ये हो गई। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, ये हो गई। इसकी, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, देखो गलत बन गया थोड़ा। देखिए यहाँ पर ये
ये होगा सी वेक्टर। ठीक, इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी ए वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन ये है, बी वेक्टर की लाइन ऑफ, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी अगर इंटरसेक्ट कर रही है तब भी ये क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक, अब आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला, पहले जीरो वेक्टर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यूनिट वेक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे जीरो वेक्टर की यानी नल वेक्टर की। ये रहा हमारा जीरो या नल वेक्टर, ठीक, जीरो या नल वेक्टर, वेक्टर्स नहीं वेक्टर होगा ये। ठीक, जीरो या नल वेक्टर। देखिए जीरो या नल वेक्टर्स क्या होता है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये नल वेक्टर है जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, जीरो होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, अनडिफाइंड होती है, पता ही नहीं होती क्या होती है डायरेक्शन। ठीक, तो जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन कैसे पता कर सकता है। ठीक, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। चलो ठीक बात है, इसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं होती है तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, अनडिफाइंड होती है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो जीरो वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। जैसे कि ऐसे समझिए, आगे ये बात पता लगेगी लेकिन ये आप समझ लेते हैं। जैसे कि दो वेक्टर को आप ऐड कीजिए या दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। दो वेक्टर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक, दो वेक्टर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पे क्या मिलता है, एक जो भी मिलता है आंसर वो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। तो देखिए जैसे कि ये कोई वेक्टर है, ये अगर हम इसी के निगेटिव वेक्टर इसमें जोड़ दें, इसी का निगेटिव वेक्टर हमने क्या किया है, इसमें जोड़ दिया, तो आंसर हमें जीरो ना मिलके जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक, जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमेशा वेक्टर मिलता है। इसीलिए ए वेक्टर के उसी के निगेटिव वेक्टर से अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक, ऐसे ही एक बात ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और घूम के उसी ही पॉइंट पे आ गया, जहाँ से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गया। आप सब जानते होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गया तो हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ठीक, जीरो ना होके क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा, जीरो ना होके जीरो वेक्टर होगा। दो वेक्टर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमेशा वेक्टर मिलता है। तो इसीलिए हमने उसी के ए वेक्टर के उसी के निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया, आंसर जीरो ना मिलके जीरो वेक्टर मिला। इतना मतलब होता है जीरो का। ठीक, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं यूनिट वेक्टर। क्या देखेंगे, यूनिट वेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वन। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर,
एग्जैक्टली कितना होगा 1, कितना होगा 1। ठीक, ये याद रखिए क्योंकि यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो ऐसे याद रहेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ठीक, ये जो वेक्टर आया है ये आया ही किसी की डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक, इसका मेन काम जो होता है, इसका मेन मोटिव जो होता है, मतलब इसका जो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन बताने के लिए ही ये वेक्टर आया है। ठीक, इसका यूज किसी को डायरेक्शन देने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है जैसे कि ए कोई यूनिट वेक्टर है, जैसे ए माना कि ए कोई यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा कैसे, एक कैप लगा के। ठीक, स्पेशल वेक्टर है। बाकी सब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि ये कोई वेक्टर हो तो इसके ऊपर एरो लगाया जाएगा। ठीक, ये स्पेशल वेक्टर होता है। ठीक, तो इसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ठीक, हेड लगाई जाती है, कैप या हेड जो भी है। ये हो गया। अब देखिए हमें बनाना है वेक्टर, जैसे कि ये कोई वेक्टर है। ठीक, अब हमें इसको बनाना है वेक्टर। तो वेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो भैया मैग्नीट्यूड तो इसका लिख ही देंगे, पता ही है कैसे लिखा जाता है। ये लो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें चाहिए डायरेक्शन, तो हमें एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे इसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट ना आए, तो ऐसा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसके पास डायरेक्शन होती है। तो ये इसमें इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, ऐसे समझते हैं, इसे समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि कोई फोर्स है F11, कितना है 10 न्यूटन है एक्स डायरेक्शन, कितना है 10 न्यूटन है एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना कैसे लिखेंगे, देखिए F रख दिया। ठीक, अब बताइए एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर कैप लगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये अगर ये एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है तो ये बताएगा अगर किसी भी नंबर के साथ, जैसे कि ये 3i लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट। ठीक, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, इसका मतलब ये होता है। ये आई कैप है, जो आई कैप है इसको सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे है। ऐसे लिखा हुआ है 4 जे कैप। ठीक, ये बता रहा है कि बाई एक्सिस पे 4 यूनिट है। ऐसे ही लिखा हुआ है 5 के कैप, तो ये बता रहा है कि जेड एक्सिस में 5 यूनिट है। ठीक, ये बताता है। ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, बाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। ठीक, के कैप होता है। ठीक, तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, उसको यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे 10 आई कैप। ठीक, न्यूटन। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस में था तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। आई कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक, ये बताएगा कि फोर्स जो है 10 न्यूटन है, आई कैप का मतलब है कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे अगर जे कैप होता तो फोर्स कहाँ होता, ये वाई डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे के कैप होता तो ये कहाँ होता, जेड डायरेक्शन में, मतलब आउट ऑफ प्लेन। ठीक, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक,
यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है वेक्टर इक्वल टू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। फार्मूला बताना मेन पर्पस नहीं था, पर्पस ये है कि यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक मतलब कंसेप्ट जो होते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसे कि ए क्रॉस बी, ठीक है, रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे, और भी मतलब बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।